होगा जो आपके करने के बियॉन्ड है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि 12 घंटे आपको पढ़ना है, 11 घंटे पढ़ना है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आप दिन भर में 6 से 7 घंटे पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। और ये आपको सिलेबस कंप्लीट कराने और आपकी प्रैक्टिस सब कुछ लेकर के 7 से 8 महीने की स्ट्रैटेजी रहेगी। और ये एनफ है एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि सीजीएल अब पहले से थोड़ा इजी भी हो गया है और थोड़ा सा फास्ट भी हो गया है। तो इसलिए आपको ये टाइम आइडियल लेके चलना है कि आपको 7 से 8 महीने में तैयारी कर ही लेनी है। अब जो बिल्कुल ही बिगनर है उसके दिमाग में कुछ कुछ सवाल रहते हैं कि एसएससी सीजीएल है क्या। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट के लिए है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पोस्ट नहीं होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जो कमीशन है एसएससी, वो स्टाफ को सिलेक्ट करती है। और इससे कैसे पोस्ट मिलते हैं, तो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के बहुत सारे पोस्ट इस एग्जाम को क्लियर करने से आपको मिलते हैं। आप जैसा मार्क्स लेके आओगे उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख के रखे हैं जो कि काफी फेमस पोस्ट है, जिसका क्रेज बहुत ज्यादा है एसएससी में। तो पहला है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसका नाम किसने नहीं सुना होता, सबको पता होता है, ये एक ग्रुप सी पोस्ट है। इसके बाद एक्साइज या जीएसटी इंस्पेक्टर, दोनों सेम ही चीज होती है। जिनको वर्दी चाहिए उसके लिए ये पोस्ट बहुत अच्छी है। और ये एक ग्रुप बी पोस्ट है। जी हाँ, एक्साइज इंस्पेक्टर ग्रुप बी पोस्ट होती है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक ग्रुप सी पोस्ट होती है। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी काफी अच्छा और फेमस पोस्ट है। इसमें एक बात अच्छी होती है कि लाइफ टाइम डेली पोस्टिंग होती है। अलग अलग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, रेलवेज में या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ये सारे ग्रुप सी ग्रुप बी पोस्ट है। ये भी एक ग्रुप बी पोस्ट है। इसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट जो है ग्रुप सी पोस्ट है, ये भी काफी चर्चा में आजकल। उसके बाद देखो, ये एक डिविजनल अकाउंटेंट जो है वो एक ग्रुप सी पोस्ट है और ये आजकल काफी चर्चा में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। मतलब ऐसा भी मैंने सुना है कि इसमें जस्ट 1 से 2 दिन आपको ऑफिस जाना पड़ता है और बाकी टाइम, मतलब यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। और पूरे एसएससी सीजीएल में आपको 50 से भी ज्यादा पोस्ट मिलती है ग्रुप बी और ग्रुप सी की। मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग सैलरी होती है, जैसे कि 45,000 से लेकर के 75,000 तक की बेसिक सैलरी आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाती है। मतलब आप जब एंटर करोगे जॉब में तो आपको ग्रुप सी के लिए 45,000 और ग्रुप बी के लिए 75,000 तक की सैलरी मिल जाती है। इसके बाद इनसे जो भी पोस्ट मिलती है एसएससी सीजीएल से, काफी वेल रेपुटेड पोस्ट होती है, सोशल रेस्पेक्ट वाली होती है। क्योंकि अब जैसा कि आपने देखा कि एक्साइज इंस्पेक्टर जो इसमें वर्दी मिलती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सब जानते ही क्या होता है। ये एसओ की भी पोस्ट मिनिस्ट्रीज में होती है, तो काफी वेल रेपुटेड होती है। तो आपको काफी अच्छी पोस्ट मिलती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लो ग्रेड की जॉब्स, इसमें कोई भी लो ग्रेड की जॉब इसमें आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम होगा कब। तो इसके अभी कोई नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं आई है। इसका नोटिफिकेशन डीओपीटी की तरफ से निकलता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से। लेकिन जो एग्जाम का ट्रेंड रहता है उसके हिसाब से इसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जो आ सकता है वो इस साल दिसंबर से जनवरी तक आ सकता है। इसके बाद इसका टीयर 1 एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्च से अप्रैल में होगा और मेंस टीयर 1 के 3 महीने के बाद होता है, यानी कि जून या जुलाई में आप अगले साल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और रिजल्ट जो है वो मेंस के 1 से 1.5 महीने के बाद आ जाता है, यानी कि सितंबर के अराउंड इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि एसएससी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। पहले ऐसा नहीं होता था, 2-2.5 साल भी लग जाते थे। तो ये आपके लिए बहुत ही एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए इतना फास्ट हुई है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। तो मोदी सरकार ने इसको बहुत ज्यादा स्पीड कर दिया। मतलब समझ लो कि 1 साल तक में आप एग्जाम से तैयारी से लेकर के आप बिल्कुल ही पूरा ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस कर लेते हो। तो आप इस बार इस अपॉर्चुनिटी को गलती से भी मिस मत करो, क्योंकि हो सकता है एसएससी वापस स्लो हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो अभी एसएससी इतना फास्ट काम कर रही है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस मत करो। 6 से 7 महीने में पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, क्योंकि एसएससी फुल पेस में है। आप इसका पूरा फायदा लो।
अभी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। सो अब हम आते हैं कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, मतलब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो बहुतों के ये सबसे पहली बात तो इसके लिए जो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि हम साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं तो क्या दे सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। आपके कितने भी खराब मार्क्स आए हो, 50% 40%, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें मार्क्स काउंट ही नहीं होते। आप बस एक ग्रेजुएट होने चाहिए, बस आप इसके लिए एलिजिबल हो। या आप अपीयरिंग भी हो, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4th ईयर में हो, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो। या फिर जो 2023 वाले हैं जिन्होंने इस बार अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था या उनको टाइम नहीं मिला या उनको लग रहा है कि इस बार उनका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, तो वो सब इस एग्जाम को जरूर से जरूर दें। और जिनका, लेकिन मैं बोलूंगी कि जिनका रिजल्ट आ जाएगा और उनको एक अच्छी पोस्ट, डिजायर्ड पोस्ट मिल जाएगी, प्लीज आप इसका सीट मत खराब कीजिए, आप एग्जाम को मत दीजिए अगर आपको अपनी डिजायर्ड पोस्ट डिजायर्ड लोकेशन पे मिल गई है तो। अब हम लोग आते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसका पैटर्न अब चेंज हो गया है, पहले इसका अलग पैटर्न होता था, अब इसका अलग पैटर्न होता है। तो इसमें होता है प्रीलिम्स, देन मेंस, उसके बाद आता है रिजल्ट, देन आती है इसकी ज्वाइनिंग। तो जो प्रीलिम्स इसका है वो बिल्कुल क्वालिफाइंग है, आपको इसका कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल हल्के में लोगे, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं करनी, आपको अपना पूरा 100% देना है। इसीलिए आप प्री में भी इक्वली मेहनत करो जितना आप मेंस में करते हो, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इसके बाद मेंस जो है सारा गेम यहीं पर है, क्योंकि इसके ही मार्क्स से आपको सिलेक्शन मिलता है। इसमें आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे आपको उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, क्योंकि इसके मार्क्स तो इंक्लूड ही नहीं होते, काउंट ही नहीं होते हैं। मेंस के ही मार्क्स सिर्फ काउंट होते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, और अब ज्वाइनिंग भी काफी फास्ट आती है, इसीलिए इस मौके को आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि प्रीलिम्स में कैसा पैटर्न होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले इसमें है मैथ्स आता है, रीजनिंग होती है, जीके एंड देन इंग्लिश। ये सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स में होते हैं और सेम सब्जेक्ट मेंस में भी होते हैं। मैथ्स जो है उसके 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25, जीके के 25 और इंग्लिश के 25। सारे ही क्वेश्चन जो है वो +2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि हर एक सब्जेक्ट जो है वो 50-50 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल आपके 200 नंबर हो गए। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब देखिए, अगर ये 200 मार्क्स का टोटल है तो हमें इसमें कितना लाना होगा प्रीलिम्स में कि हम सेफ रहेंगे, मतलब हमें टेंशन नहीं रहेगी, आपका सिलेक्शन क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो अगर आप रॉ स्कोर लेके आते हो 135 से 140 रॉ स्कोर, यानी कि आप अपने सेफ जोन में हो, लेकिन आपको कभी भी मॉक देते टाइम इसको टारगेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब मॉक दोगे तो आपको हमेशा टारगेट रखना है 160+ का। आप सबसे लोएस्ट ही लेके चलोगे तो समझो आपका क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मॉक्स में हमेशा ही 160+ का टारगेट रखना है। और मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको परसेंटाइल के ऊपर पे ध्यान देना है, क्योंकि मार्क्स तो आपके कम हो सकते हैं। अगर टफ मॉक आ गया, इरेलेवेंट मॉक आ गया, तो हो सकता है आपके 110 नंबर आ जाए। लेकिन अगर आपका परसेंटाइल 95% से ऊपर है और आप इसको पूरे प्रिपरेशन के दौरान मेंटेन करके रखते हो, तो मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। तो ये 95 परसेंटाइल आपका तुरंत नहीं आ जाएगा प्रिपरेशन करते टाइम, ये आपका बहुत मॉक प्रैक्टिस और सिलेबस कंप्लीट इन सब के बाद आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं कि मेंस का क्या पैटर्न होता है। तो मेंस में सेम सब्जेक्ट है, कंप्यूटर और टाइपिंग ऐड हो जाता है। तो मेंस के लिए मैथ्स और रीजनिंग, इसका एक पेपर होता है 1 घंटे का। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1 की होती है, यानी कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। और 30 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल आपके हो गए मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर के 180 नंबर। ये 1 घंटे जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप ये दोनों दे देते हो, उसके बाद आपका ओपन होता है इंग्लिश और जीके का। तो इंग्लिश में होते हैं 45 क्वेश्चन, जीके के होते हैं 25 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है, जैसे इसमें होता है, और वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसके टोटल मिलाकर के हो गए 210 नंबर, यानी कि टोटल जो मेंस का पेपर है, ये जो नंबर आपका काउंट होगा एग्जाम में पोस्ट के लिए, वो है 390 नंबर का। तो सारा का सारा खेल यहीं पर है। ठीक है, आपको इस पर ध्यान देना कि 390 में से आपके कितने आ रहे हैं,
इसके बाद मेंस में कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट भी होता है। कंप्यूटर जो है उसके 20 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 60 नंबर होते हैं। लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसके लिए हर एक नॉन सीपीटी पोस्ट और सीपीटी पोस्ट दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ होते हैं। नॉन सीपीटी का मतलब होगा जिसके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये अब एग्जाम होता ही नहीं है, जस्ट इसका नाम है सीपीटी पोस्ट और नॉन सीपीटी पोस्ट। तो नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए आपको लगभग 30% के अराउंड लाना पड़ेगा, यानी कि 18 नंबर, और सीपीटी पोस्ट के लिए आप हमेशा लेके चलो 50% से ज्यादा, यानी कि 30 नंबर से ज्यादा आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। ये क्वालिफाइंग है, लेकिन याद रखिए अगर आप सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे तो आपको अच्छे पोस्ट नहीं मिलेंगे। तो हमेशा इसमें 50% मार्क्स यानी कि 30 नंबर तो आपको लेके ही चलना है। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कंप्यूटर को कि ये क्वालिफाइंग है तो हम हल्के में लेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको। इसके बाद आते हैं टाइपिंग टेस्ट पर। तो जब आपका कंप्यूटर का खत्म हो जाता है फिर टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होता है। तो ये 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। तो आपको 30 WPS की स्पीड चाहिए होती है, लेकिन आप ये गलती कभी मत करिएगा कि आपको 30 की चाहिए तो आप घर से 30 करके जा रहे हो। ये गलती मैंने भी करी है और इसकी वजह से मैं एक बार फेल भी हो चुकी हूँ CHSL में। बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, लेकिन टाइपिंग को मैंने बहुत हल्के में ले लिया था और बस फेल हो गई थी। तो याद रखिएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको लगभग, टाइपिंग टेस्ट जब होगा आपको 4 मंथ की प्रिपरेशन, अगर आपको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती है तो 4 मंथ्स आपको लग जाएंगे इस स्पीड को पाने के लिए, ठीक है। अगर आप डेली 1 घंटा करते हो तो आपको एटलीस्ट अपने घर से 40+ की स्पीड रखनी है, तब जाकर के वहां पर आपका 30+ की स्पीड होगी, क्योंकि वो नर्वसनेस होती है, प्लस आपको कीबोर्ड आपके हिसाब से नहीं मिलता, हो सकता है कि हार्ड कीबोर्ड मिल जाए, हो सकता है शोर हो, मतलब बहुत सारी वहां पे चीजें हो जाती एग्जाम हॉल में। तो आपको हमेशा सेफ साइड में रहना है। 40+ की स्पीड याद रखिए आपको करके ही जाना है। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम क्लियर होगा तो देख लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू करोगे साथ ही साथ आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। अब 390 नंबर में से हम कितना लाएं कि हम सेफ साइड में रहें। तो अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए, आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो, आपको सेफ रहना है, ग्रुप बी की पोस्ट चाहिए अच्छी खासी अपने लोकेशन में, तो आपको 340 से 345 नंबर का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। यानी कि अगर आप मॉक दे रहे हो तो आपको ये सिक्योर करना ही करना है, ठीक है। और मॉक में याद रखिए कि थोड़ा ज्यादा ही लेकर के चलिए, कभी भी ये टारगेट मत रखिएगा, मिनिमम का टारगेट आपका कभी भी नहीं होना चाहिए। मॉक अगर आप दे रहे हो तो आपका टारगेट हमेशा 350+ का होना ही चाहिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आप बिल्कुल भी अपना बेस्ट दो, 350+ होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी परसेंटाइल क्या है, तो परसेंटाइल हमेशा ही 95+ का टारगेट करके रखो। 95 परसेंटाइल में वापस बोल रही हूँ कि तुरंत नहीं आ जाएगी, आप अभी स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपकी 40 परसेंटाइल रहे, 50 परसेंटाइल रहे, लेकिन ये धीरे 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 करके आ जरूर जाती है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये मतलब एग्जाम के टाइम तक आपका ये टारगेट कंप्लीट रहना चाहिए 95 परसेंटाइल का, ओके। तो हमने अभी देखा कि पैटर्न क्या होता है, अब पैटर्न समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आएगा। अब आपका सवाल रहता है कि हम भाई शुरू कहाँ से करें, हम इसके लिए आगे बढ़े कैसे। तो देखिए शुरू करने से पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई 2-4 महीने की बात नहीं है कि आपने शुरू कर दिया फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने छोड़ दिया। ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है SSC की जर्नी, पहले तो और लंबी होती थी, अब तो आप फॉर्चुनेट हो कि आपको कम टाइम में सब कुछ हो जा रहा है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करो। तो सबसे पहली बात तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द प्रिपरेशन, कि आपका माइंड बिल्कुल ही प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए कि अभी से 8-9 मंथ आपको पर डे 6 से 7 घंटे पढ़ाई करने हैं। ये नहीं कि आप बीच में 1 हफ्ते टपली मार लोगे, ठीक है। आपको ये लगातार पढ़ना, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाएगा, ये भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये सब आप माइंड में प्रिपेयर करके तभी आप अगर कर सकते हो तो प्रिपरेशन शुरू करना। दूसरी बात, बहुतों का जब वो प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं फिर वो बोलते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं आता, हम डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो मोटिवेशन तभी आएगा ना जब आपका कोई इमोशनल कनेक्शन हो आपके पर्पस से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपने किसी और के बोलने से प्रिपरेशन शुरू कर दी है, किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया और आपका खुद का मन नहीं है, तो आप इसमें कंटिन्यू नहीं रह पाओगे। इसीलिए आपका कुछ ना कुछ इमोशनल पर्पस, आपका वाई क्लियर रहना चाहिए अपने चीजों को लेकर के। या तो आप अपनी फैमिली की कंडीशन, फैमिली से अटैचमेंट की वजह से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या आप चाहते हो वो सब, या फिर आपका जो भी
लव लाइफ है, आप किसी से प्यार करते हो, उस लड़की की शादी होने वाली है, आप कोई सरकारी नौकरी जब तक नहीं करोगे तब तक लड़की के घर वाले नहीं मानेंगे। मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ इमोशनल कनेक्शन आपका होना चाहिए, तभी आप कंटिन्यू मोटिवेटेड रह पाओगे। या फिर सोसाइटी, जैसे मेरा ये पर्पस था, क्योंकि मेरा ऐसा था कि बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली सी थी, तो सब कहते थे यार लड़कियां कैसे कर सकती है, लड़कियां कभी, मेरे खानदान में ही कभी जॉब नहीं की। तो मेरा ये पर्पस था कि मुझे सोसाइटी से लड़ना और दिखाना है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो मेरा ये इमोशनल रीजन था, क्योंकि मैंने सोसाइटी से बहुत लड़ा था, तो ये मेरा इमोशनल रीजन था कि मेरे को दिखाना है, वरना मैं गलत साबित हो जाऊंगी। मैं जितना मेहनत कर रही हूँ सबके मुंह खुल जाएंगे कि हाँ लड़कियां नहीं कर सकती, ये प्रूव हो जाएगा। तो मेरा ये इमोशनल रीजन था। अब आप देख लो आपके पास कौन सा इमोशनल रीजन है, तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम इस एग्जाम के साथ अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहे, जैसे कि बैंक, रेलवे। बिग नो है इसके लिए, बिग नो। आप बिल्कुल भी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करें। मैक्सिमम लोगों के फेल होने का रीजन यही होता है कि वो 10 चीजें साथ में लेकर के चलते हैं। मुझे मेरे एक फ्रेंड थी, उसने बहुत अच्छा एक लाइन बोला था कि विकल्प हमेशा संकल्प तोड़ देता है। यानी कि अगर आपके पास ऑप्शंस है ना, तो आपका दिमाग हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है। तो आप कभी भी अदर ऑप्शन मत रखो। अगर आपको 1 से 1.5 साल की तैयारी करनी है तो फुल फोकस्ड तैयारी एसएससी के लिए ही करनी है। इसके बाद है कि हमेशा आपको एम फॉर द बेस्ट पोस्ट। ऐसा नहीं करना है कि मुझे लोएस्ट पोस्ट कम से कम मिल जाए। ऐसा सोचोगे अगर, तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। मुझे एक बंदे ने सजेशन दिया था जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की कि यार एसएससी का इतना बड़ा बड़ा पोस्ट क्यों देख रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर लो रेलवे में। तो अगर मैं वो करती, आज तक वो लड़का प्रिपरेशन कर रहा है, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे 6 महीने की सैलरी आ गई, वो लड़का आज तक प्रिपेयर ही कर रहा है। तो आप कभी भी लोएस्ट पोस्ट का मत सोचो, हमेशा हाईएस्ट एम बनाओ। तो अगर कम भी आएगा तो कोई ना कोई पोस्ट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज नहीं करनी है। अब दूसरी बात ये आपको समझनी है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना आपने तैयारी शुरू की और सब अच्छा होता रहेगा, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, मॉक्स में अच्छे नंबर आते रहेंगे, आपने मेहनत करी है, सब आपके हिसाब से चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कितना भी मेहनत करो, आपके लाइफ में इस 1.5 साल में बहुत बार डिप्रेशन आएगा, बहुत बार फैमिली वाले रिलेटिव्स के ताने सुनने पड़ेंगे, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा, 1.5 साल से घर में पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, घर के काम नहीं करती, किताब लेके बैठी रहती, कुछ हो नहीं रहा। मतलब बहुत तरह के ताने मिलेंगे। मैंने सबसे ज्यादा इसी चीज को फेस किया था। मुझे तो ऐसे ताने दे देते थे कि यार लड़कियों को कौन नौकरी के लिए इतना इंतजार करता है, घर के काम कराओ, शादी कराओ, बात खत्म करो। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है इन सब चीजों के लिए पहले से कि ये सब होगा ही होगा। अगर आपकी फैमिली आप सपोर्टिव है तो आपके रिलेटिव्स बोलेंगे, फ्रेंड्स बोलेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको ऐसा बोलेगा। इसके बाद आपको डेली फेलियर्स के लिए भी रेडी रहना है। मतलब आपने आज मॉक दिया तो जरूरी नहीं है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत की, फिर भी आपके मॉक्स में अच्छे नंबर नहीं आए, फिर भी आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं चल रही चीजें। इन सब चीजों के लिए रेडी हो। आप रोगे भी बहुत बार, ये सब आप याद रखो, ऐसा होगा। उसके बाद एक आपको ये भी आपके दिमाग में क्लियर रखना है, मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपको सोशली कट ऑफ करना पड़ेगा। मतलब आप जो अभी फ्रेंड्स ने बोला मूवीज में चले गए, पार्टीज करें, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो फालतू की टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं ये बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो हो सकता है आपके दोस्त आपसे धीरे धीरे करके कट ऑफ होने लगे, आप जिनसे बाहर कॉलेज के फ्रेंड्स कट ऑफ होने लगे। आपको इन सब की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको जब सक्सेस मिल जाएगी ना, वो वापस आपके दोस्त बन जाएंगे। तो आपको 1 से 1.5 साल इन सब चीजों को सोचना ही नहीं है कि कोई बुरा मान रहा है, कोई अच्छा लग रहा है किसी को। ये सब आप बिल्कुल भूल जाओ। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए ये जॉब, एसएससी, ठीक है। तो याद रखो कि सब कुछ होगा जरूर, लेकिन सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सब होकर के खत्म हो जाएगा। ये सबसे आप जब लड़ लोगे ना तो आपको मिलेगा जरूर। इसके बाद जब आप अपने आप को इन सब चीजों के लिए रेडी कर लो तो आपको आना है सिलेबस के ऊपर। पहले आपको ये सारी चीजें सोचनी है, जो ये चीजें मैंने बताई ये आपको पहले ही दिमाग में क्लियर करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसके बाद आप सिलेबस में आते हैं, ठीक है। तो जब आप सिलेबस, आप जब अपना मन बना लिया है आपने, तो अब आप आगे का स्टेप क्या होगा आपका। सो अभी मैंने आपको जितनी भी चीजें बोली है, अगर आप इन सब से टैकल करने के लिए रेडी हो, तब अगर आपने मन बना लिया है तो अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले
कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब इतनी मूर्खता कर देते हैं, पहले ही मॉक लगाने लगेंगे। उनको लगेगा यार मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, उनको लगता है मैं तो कॉलेज स्कूल में टॉपर रहा था तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे। भैया एकेडमिक्स और ये बिल्कुल अलग चीज है। आपने जिस अप्रोच से 10th में क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहां लेके बैठोगे ना आप 1 घंटे में, आपका यहां लेके बैठोगे तो आपका बिल्कुल भी वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाओगे। एसएससी का अप्रोच ही अलग होता है। तो सबसे पहले आपको करना है सिलेबस कंप्लीट। इसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर, तो मतलब आपको एकदम रट हो जाना चाहिए, रट्टा मार लेना चाहिए आपको, मतलब क्वेश्चन तक याद हो जाना चाहिए आपको। इतनी बार उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एसएससी जो है ना नॉलेज की चीज नहीं है, एसएससी स्पीड की चीज है। आपको कितना भी आता हो, आप एकदम टफ से टफ क्वेश्चन अच्छे से बना देते हो, कोई फायदा नहीं है उसका जब तक आप स्पीड में उस चीज को ना करते हो। तो इसीलिए आपको इतनी बार रट लेना है चीजों को कि एग्जाम में देखते के साथ आपका हाथ चलना शुरू होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, फिर आपको मॉक लगाना। ये सब साथ साथ चलेगा, मैं आपको बताऊंगी आगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग करना है, साथ साथ सब कुछ चलेगा। मॉक लगाओ मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये दोनों कर लोगे ना और मॉक भी लगाओगे, फेल हो जाओगे, 100% फेल हो जाओगे। कुछ लोग अपने आप को बहुत 30 मार्क खान समझते हैं, सोचते हैं मैंने तो कर लिया और मॉक में सीधे एग्जाम में कर लूंगा। इम्पॉसिबल है आप एग्जाम में कर लोगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है मॉक लगाना, और उससे भी बड़ी चीज है उसकी एनालिसिस करके खुद को इम्प्रूव करना। आपने पढ़ लिया, मॉक लगा लिया, साइड में रख दिया, मॉक लगा के कोई फायदा नहीं होगा, आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे, आप जहां हो वहीं रह जाओगे। लेकिन धीरे धीरे अगर आपको अपने एग्जाम तक के लेवल तक पहुंचना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एनालाइज करो और इम्प्रूवमेंट लाओ। ठीक है, आपको जो लग रहा है गड़बड़ हो रहा है उसको ठीक करो, फिर देखो आपके मार्क्स में अपने आप मार्क्स बढ़ने शुरू होंगे, आप में इम्प्रूवमेंट अपने आप आएगी। ठीक है, अब आते हैं कि हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रूटीन बनाना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रूटीन कैसे बनाना है उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो डालूंगी, और सब कुछ इस वीडियो में बना दूंगी तो आपको तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको रूटीन कैसे बनाना है इस पर मैं वीडियो बना दूंगी। आपको डेली रूटीन बनाना है, वीकली रूटीन बनाना है और मंथली रूटीन बनाना है। देखिए होता क्या है कि एसएससी का सिलेबस देखने में बहुत बड़ा लगता है कि भाई इतना कैसे होगा, लेकिन आप डेली रूटीन और वीकली रूटीन बना करके करोगे ना, ये कब खत्म हो जाएगा आपको समझ ही नहीं आएगा और आपको मजा आएगा। मतलब डेली जब आप एक अपना सेट करोगे टारगेट और आप रात में जाओगे सोने के लिए और आप देखोगे कि मेरा 80 to 90% कंप्लीट हो चुका है, तो आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन सा फील होगा और ये आपका टाइम कैसे पार हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो आप सीधे पूरे के पूरे सिलेबस को मत देखो, आप उसको डेली मंथली इस तरह से करके देखोगे तो कब खत्म हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, और रूटीन बनाओ। और सबसे पहले आपको सिलेबस शुरू करने से पहले करना क्या, आपको अपना बुक लिस्ट जो है वो एकदम फिक्स कर लेना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं जब लाइब्रेरी में पढ़ती थी, आज किसी ने ये बुक बताया तो उसमें से पढ़ने लगे, कल को बोला रही यार ये वाला बुक बहुत अच्छा है, उसको फिर पढ़ने लग गए। ये गलती नहीं करनी। आप सिलेबस शुरू करने से पहले ही अपना क्लियर कर लो कि आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने, फिर चाहे जो कुछ भी बोले आपको उसमें नहीं जाना है। ठीक है, तो मेरे चैनल पर एक माई बुक लिस्ट की वीडियो है जो कि बुक्स मैंने फॉलो की थी और काफी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और इन बुक्स के अलावा आपको एक भी बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप इस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। इसके बाद आपको अपना मेंटोर एकदम क्लियर फिक्स कर लेना है। अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो फ्री में, जो जैसा कि मैंने पढ़ा था, मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था या फिर कोई भी मतलब कुछ भी पैसे वाली काम नहीं की थी, मैंने पूरी प्रिपरेशन YouTube से फ्री में करी है। तो अगर आप वो करोगे तो आपको पहले देख लेना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से YouTube चैनल और कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, ये आपको पहले ही क्लियर करना पड़ेगा। आपको बीच बीच में चेंज नहीं करते रहना है, वरना आपका बार टाइम वेस्ट होगा। कंसेप्ट पहले कुछ पढ़ोगे फिर बाद में कुछ और पढ़ोगे, पूरा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरी जो वीडियो है कि मैंने कौन कौन से YouTube चैनल को सिलेक्ट किया था और आपको कैसे YouTube चैनल सिलेक्ट करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो जल्दी लाने वाली हूँ। वीडियो बन चुकी है, अपलोड करूंगी, आपको मिल जाएगी। या फिर अगर आप पेड बैच ले रहे हो तो आपको किससे पढ़ना है वो फिक्स कर लेना है, और ऑफलाइन बैच ले रहे हो तो आपको कहां से पढ़ना है वो फिक्स कर लेना है। ये चीजें पहले से आपकी फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आधी प्रिपरेशन कर ली फिर आप सोच रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो इस टाइम पर। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं मेन सिलेबस कैसे करें, आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है हर एक अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स पर आते हैं। तो सबसे पहले बहुतों का क्वेश्चन होता है कि हम मैथ्स को कितना टाइम दें।
तो आप मैथ्स को पर डे 3 से 3.5 घंटे दे सकते हो, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, क्वेश्चन करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात जो लोग गलती करते हैं वो होता है कि क्या चैप्टर वाइज जैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज में एडवांस मैथ्स एंड अरिथमेटिक ये अलग अलग होता है। अब एडवांस मैथ में क्या क्या आता है, तो ज्योमेट्री, ट्रिगो, मेंसुरेशन एक्सेट्रा, इस तरह की जो चीजें होती है वो आपकी एडवांस मैथ्स में आती है। अरिथमेटिक में से परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, रेशियो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अरिथमेटिक में आते हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोगों ने शुरू करा प्रिपरेशन, तो आपने कोई भी चैप्टर, एक एग्जाम्पल लिया मैंने परसेंटेज चैप्टर का, तो सबसे पहले आपने उसकी देखी वीडियो। तो वीडियो आपको सीक्वेंस में कैसे यूट्यूब चैनल से सिलेक्ट करना है, क्या करना है, वो आप पहले ही देख लोगे। तो आप एक फिक्स कर लो डे में कि मुझे इस चैप्टर को करना है और इसकी वीडियोस देखनी है, तो आप एक दिन में 1 से 2 वीडियोस उस चैप्टर के देख लो। अब आपको मूवी की तरह चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखने हैं, आपको साथ में कॉपी पेन रेडी रखना है और आपको नोट्स बनाने हैं उसके। अब नोट्स कैसे बनाए, नोट्स में हम क्या लिखेंगे, तो जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वो जो भी बेसिक मेथड्स बताते हैं, मतलब जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 50% जो होता है, अब 1/2 होता है, अगर 150% होगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह की जो चीजें हैं जो वो शॉर्टकट्स होती है ना, जो आप मतलब समझ रहे होगे आप, तो इस तरह की जो चीजें होती है वो आपको लिख लेनी पड़ेंगी, या और भी किसी तरह के जो शॉर्टकट वो बता रहे, सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ये याद रहना चाहिए आपको। उसके बाद वो जो क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने बेसिक शुरू किया, उन्होंने कुछ क्वेश्चन करा था, वो सारे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। जब कोई टीचर क्वेश्चन बेसिक्स कराता है तो वह एक तरह के 4-5 क्वेश्चन कराता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन आपको नोट्स में एक तरह की, एक पैटर्न की एक ही क्वेश्चन को नोट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर उन्होंने 50 क्वेश्चन कराया हो तो आपके तो लगभग 20 क्वेश्चन नोट्स में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज करना है। उसके बाद आपको जैसे कोई चीज उनकी समझ में आएगी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिल्कुल अपनी भाषा में उसको लिखो। ऐसा नहीं करना है कि आपको बिल्कुल इंग्लिश में सर जैसा बोल रहे हैं वैसे लिखना है, आपको बिल्कुल अपनी भाषा में नोट्स को बनाना है ताकि आप रिवाइज कर सको, आप उसको समझ सको। उसको सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको कभी प्रोवाइड नहीं करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं वो भी आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ कुछ कैलकुलेशंस ना आपको याद होने चाहिए, जैसे कि 125 × 8। ठीक है, इस तरह के जो चीजें जो बहुत बार रिपीट होती रहती हैं, ये आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। इसके बाद आप जब नोट्स बना लोगे, आपने पूरी वीडियो देख ली, पूरी वीडियो की नोट्स बना ली, आप हमेशा ना नोट्स के पीछे कुछ ब्लैंक पेज जरूर से जरूर छोड़ दें, क्योंकि आप जब आगे प्रिपेयर करोगे या मॉक्स दोगे तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, या आपको लगेगा यार ये तो रेलेवेंट है और थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको उन सब क्वेश्चन को वहां पे लिखना है। तो आप हमेशा कुछ 1 से 2 ब्लैंक पेज वहां पर छोड़ दिया करें। तो अब आते हैं कि हमने नोट्स बना लिया है, अब हमें करना क्या है कि उस नोट्स को रिवाइज करना है। तो जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज की वीडियो देखी, ठीक है, उसने बाद आपने साथ साथ नोट्स बनाए। अब क्या करना है, उस नोट्स को आपको 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है उसी टाइम, जस्ट नोट्स बनाने के बाद, और बार बार रिवाइज करना है। लेकिन ओवरऑल एग्जाम खत्म होते होते आपका एटलीस्ट वो नोट्स 50 बार रिवाइज हो जाएगा, लेकिन इनिशियली आपको 3 से 4 बार करना है। अब मान लीजिए आपने नोट्स वो रिवाइज कर लिया, अब आना है आपको बुक पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी राकेश यादव की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक है वो बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज सारे दिए हुए रहते हैं क्वेश्चंस। तो अब आप आओ बुक पर, तो आपने परसेंटेज की वीडियो देखी, नोट्स बनाए, नोट्स रिवाइज किया, अब आप उस चैप्टर को शुरू करो, राकेश यादव की बुक से शुरू करना। तो आप करोगे क्या, डेली आपको टारगेट बनाना है, 80 से 90 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और आपने शुरू से सब कुछ तो जान लिया है, तो ये आपके क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। भले अभी आपको बहुत टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियली आपको हो सकता है एक क्वेश्चन बनाने में 3 से 4 मिनट भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सीख रहे हो, बस सीखो। ठीक है, अभी स्पीड लाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, अभी सीखने की कोशिश करना। तो आपका होगा क्या ऐसे कि आप 80 से 90 क्वेश्चन करना शुरू करोगे, तो आपका 3 से 4 दिन में एक चैप्टर खत्म, यानी कि परसेंटेज चैप्टर आपका एक दिन में खत्म हो जाएगा। अब साथ साथ आपको नोट भी रिवाइज करते रहना, ये नहीं कि आप 80 से 90 क्वेश्चन बना रहे तो नोट्स मत रिवाइज करो, जब तक वो चैप्टर कर रहे हो तब तक उसके एक ग्लांस मार लो उस चैप्टर के नोट्स का। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, आपने बुक के क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आपको टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। मतलब टीसीएस पैटर्न में जो
परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हुए होंगे उनको आपको कर लेना है। आपका 80% तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन जो हो सकता है उसमें ना दिए हो तो वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आपका डबल, एक बार में डबल रिवीजन हो जाएगा। तो हुआ क्या कि आपका 3 से 4 दिन में एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया, विथ वीडियो, विथ नोट्स रिवीजन, विथ बुक, सब कुछ के साथ। अब आपको करना क्या है, आपने बुक बना लिया, अब आपको आना है सेक्शनल मॉक टेस्ट पर। आप शुरू में कभी भी फुल मॉक मत दे, क्योंकि एक तो फुल मॉक बर्बाद होगा, ऊपर से आपने अभी उतनी अच्छी प्रिपरेशन करी नहीं है कि आपको फुल मॉक्स में अच्छे आएंगे। आप सेक्शनल मॉक्स दो और आपको कोशिश करना है, मतलब जो भी चैप्टर आपने प्रिपेयर किया, जैसे परसेंटेज का है तो आप सेक्शनल मॉक्स दो और एटलीस्ट आपका 80 से 85% जो मार्क्स है आपको वो क्लियर करने हैं। मतलब इतना आपका कम से कम करेक्ट होना चाहिए, ये टारगेट बना के रखो, क्योंकि अभी आपने ये चैप्टर किया तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे परसेंटेज चैप्टर के लिए ये सारा चीज किया, आपको यही मेथड अपनाना है सारे चैप्टर्स में, वीडियो, नोट्स रिवीजन, बुक, देन सेक्शनल टेस्ट। ऐसे करके आपका कब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको मतलब पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे टारगेट्स फिक्स करो अपने, और बीच बीच में आपको क्या करना है कि पहले के चैप्टर्स रिवीजन भी करते रहना, वो मैं आपको रिवीजन में आगे बताऊंगी। अब हम आते हैं कि हमने ये सारा चीज कर लिया, अब हमें रिवीजन कैसे करना है। मतलब आप जब प्रिपरेशन कर रहे होगे तो ऐसा तो नहीं कि आप एक चैप्टर एक बार करोगे वो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो गया, आपको बार बार उसको वापस से करते रहना है। तो मान लीजिए आपने एक चैप्टर बनाया, पूरा कंप्लीट किया, आपके लग गए 1 हफ्ते, अब उसको आपको वीकली रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को भी, क्योंकि अब स्पीड करने लग जाओगे, और कॉन्सेप्ट को भी, और नोट्स तो आपको बहुत बार रिवाइज करना है। नोट्स तो आपको एग्जाम तक 100 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप जब दूसरे वीक, मतलब आपने एक वीक खत्म कर लिया, अब जब दूसरे वीक में होगे तो आप उससे पहले वाले वीक का ग्लांस मार लेना कि क्या था। मतलब आपको रेगुलर रिवीजन करते हुए जाना, एक चैप्टर करके छोड़ नहीं देना है, वरना फिर वही हाल हो जाएगा। एक चैप्टर माने आपने आज किया, उसके बाद आप जब 1 महीने बाद देखोगे ना बिना रिवीजन के, आपको सब सफा छट हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा उस टाइम। बिलीव मी, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मुझे लगता है यार मैंने ये चैप्टर किया, मुझे याद ही नहीं रहेगा। इसलिए रिवीजन इज द की, आपको रिवाइज करते हुए जाना है। हर वीक आपको पहले से पहले वाले चैप्टर्स को भी रिवाइज करते रहना है, ताकि आपके दिमाग से वो निकले ना। ठीक है, अब आता है, कुछ लोग पूछते हैं कि हम क्या स्टार्ट कर दें फुल मॉक स्टार्टिंग से, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। देखिए मेरा सजेशन है, बिल्कुल भी मत करिए। आप सेक्शनल टेस्ट स्टार्टिंग में दिया करें, लेकिन जब आप 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद आप जाइए फुल मॉक्स में, क्योंकि अगर फुल मॉक्स में आपके कम आने लग जाएंगे ना एकदम से, तो आपका डीमोटिवेशन होने लगेगा। लेकिन सेक्शनल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेक्शनल में तो आपने अभी वो चैप्टर बनाया तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे, तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे मोटिवेशन आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लगेगा कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, लेकिन फुल मॉक्स में सब मिक्स रहेगा तो आप बिल्कुल बहुत ही खराब करेंगे परफॉर्म। तो फुल मॉक पहले मत दिया कीजिए, फुल मॉक हमेशा बाद में दिया करें। अब जिनको नहीं पता है कि हम कौन से मॉक्स दें, मॉक्स कैसे, कौन से मॉक्स का क्या क्वालिटी है, तो मैंने अपने चैनल पर एक बेस्ट मॉक की वीडियो बना रखी है, आप जाइए और उसको देखिए, वहां से आपको पता लगेगा कौन से मॉक्स आपको खरीदने हैं। इसके बाद हम मॉक्स में एनालिसिस कैसे करेंगे, उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके लिए मैं वीडियो आगे लेके आऊंगी। आप इन सब चीजों की चिंता मत करिए, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको एक चीज याद रखना है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको एक पॉइंट बता रही हूँ कि बहुत लोग करते हैं क्या है ना, उन्होंने प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद उनके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ते, तो वो सोचते हैं कि वो बुक गलत चूज कर लिए, लेकिन वो बुक की गलती नहीं होती है, वो आपने मॉक एनालिसिस को ठीक से यूज नहीं किया। उसके बाद आपकी जितनी भी इंप्रूवमेंट होगी ना, वो मॉक एनालिसिस से होगी, बुक से नहीं होगी। बुक का जो रोल था वहीं तक था, उसके बाद आपकी एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ मॉक से ही इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं इंग्लिश के ऊपर बात करते हैं। देखिए इंग्लिश जो है मेंस में 45 क्वेश्चन है, यानी कि इसका बहुत बड़ा वेटेज है, तो अब इस पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है। तो इसमें भी सेम चीज अप्लाई होगी कि आपको चैप्टर सीक्वेंस में करने हैं। अगर आपने सीधे ही उठा लिया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अब आपको पता ही नहीं कि वर्ब क्या होता है भाई, तो आप कैसे कर पाओगे, आप तो डर जाओगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा चैप्टर पढ़ोगे भी तो। इसीलिए आपको हमेशा सीक्वेंस में जाना है, एक के बाद एक। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला जो चैप्टर बेसिक होता है वर्ब, उसके बाद आता है टेंस, क्योंकि टेंस में सेंटेंसेस बनते हैं और वो वर्ब के थ्रू ही बनते हैं, तो आपको सीक्वेंस में जाना है। और आप कैसे समझोगे क्या सीक्वेंस है, तो नीतू मैम के बुक में जो चैप्टर के सीक्वेंस है वही रियल सीक्वेंस है, तो आपको उसी हिसाब से चैप्टर्स करते जाने हैं।
अब देखिए इंग्लिश की जो 3 पिलर्स होते हैं, मतलब इंग्लिश 3 ही चीज के ऊपर बेस्ड है। एक है वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग, ठीक है, उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक है ग्रामर, ठीक है। तो आपको इन तीनों चीजों को कैसे एक एक करके करना है वो अच्छे से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्रामर के ऊपर में। तो देखिए मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो मेरी ग्रामर शुरू से अच्छी थी, तो मैंने कभी भी किसी वीडियो को प्रीफर नहीं किया है, मैंने हमेशा बुक से ही पढ़ा है। लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ग्रामर का, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक चैप्टर है, तो सबसे पहले आपको देखनी है इसको यूट्यूब से वीडियो। अब आपको वीडियो कब तक देखनी, जब तक कि आपका क्लियर ना हो जाए। अगर आपका एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप 2-3 बार उस वीडियो को देखें। तो फ्री में आपको तरुण ग्रोवर सर एक हैं, उनकी वीडियोस मिल जाएंगी एसएससी सीजीएल के ऊपर में, तो आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि आपने वीडियो देखी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मूवी की तरह नहीं देखना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाते रहने साथ साथ। अब इंग्लिश में मैथ्स की तरह नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनता है। मैथ्स में बहुत ही डिटेल नोट बनता है, लेकिन इंग्लिश में आपको लिमिटेड नोट्स बनाने, मतलब टू द पॉइंट चीजें लिखनी है। आपको रूल्स नहीं लिखने हैं, क्योंकि रूल्स पूरे नीतू मैम के बुक में बहुत अच्छे से कैटेगराइज करके दिए हुए हैं। आपको नोट्स में लिखना है। अगर कोई आपको ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है या फिर उन्होंने कुछ ट्रिक बताई है, तो ही आपको नोट्स में उसको लिखना है, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे प्रिपरेशन के साथ समझ में आता जाएगा कि आपको क्या लिखना है। जैसे कि मान लीजिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, अब नो एरर है, ठीक है। तो कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन भी क्या हो जाता है ना, हम इधर मारे एरर या इधर मारे एरर, या इसमें तो इजी है, लेकिन ऐसा बहुत सारा ट्रिक होता है जो आपको सीखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपको ये सारे ट्रिक अगर पता चल रही है तो आप उसको लिखते जाएं। रूल्स पूरी मत लिखें, क्योंकि वो नीतू मैम की बुक में दी हुई है। अब हम आते हैं, आपने वीडियो देख ली उस चैप्टर की, आपने नोट्स बना लिए। अब आपको नोट्स 3 से 4 बार उसी टाइम रिवाइज करना है, इनिशियल स्टेज पर ही। उसके बाद आना है आपको बुक पर। तो मैंने नीतू मैम की बुक पढ़ी थी ग्रामर के लिए, और वो सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ भी कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए अब क्या होगा कि आपको सबसे पहले पढ़ना है उस बुक से उस चैप्टर के रूल्स, ठीक है। ऑलरेडी आपने वीडियो देखी हुई तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा। आप हो सकता है बहुत कोई जिनकी इंग्लिश वीक है वो डायरेक्ट बुक पढ़े तो उनको कुछ समझ ना आए, लेकिन जब वीडियो देख के समझ के पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद जब आप नीतू मैम की बुक से रूल्स पढ़ लोगे तो उसके पीछे में ही क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उस क्वेश्चंस को बार बार 4-5 बार नोट्स और क्वेश्चंस को रिवाइज करो उसी चैप्टर के, ठीक है, उसी टाइम। उसके बाद क्या है, जब ये सब आपका कंप्लीट हो गया, अब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट पर। अब मान लीजिए जैसे आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर कंप्लीट कर ली, अब आपको सेक्शनल मॉक्स उसका देना है। आपके 80 to 85% करेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अभी अभी सारा कंसेप्ट पढ़ा है, सब कुछ याद है, अभी अभी रिवाइज करा है, तो ये आपके शुरू अच्छे हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या ना कि आप अपने जब इंप्रूवमेंट देखोगे तो आपको आएगी आगे के पढ़ने के लिए मोटिवेशन, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। इसलिए आप फुल मॉक मत दीजिए, पहले आप सेक्शनल मॉक्स ही दीजिए। सो दोस्तों ये था ग्रामर के लिए। अब हम आते हैं वोकैबुलरी कैसे करें। इसको लेकर भाई बहुत पंगा रहता है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, याद नहीं होता, मतलब इस चीज को लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है, मतलब जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, अब आपको एक्स्ट्रा नहीं इधर उधर जाना है। तो नीतू मैम की पहली बात तो बुक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 वोकैबुलरी के लिए अच्छी है, बहुत कोई नहीं खरीदते, बट मैं रिकमेंड करती हूँ उसको खरीदिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से कैटेगोरिकली दिया हुआ है कि आपको कौन से मतलब इजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने भी क्या किया था, नीतू मैम से पढ़ा था, दोनों ही वॉल्यूम कंप्लीट कर ली थी, फिर भी बहुत सारी वोकैबुलरी नहीं आ रही थी। लेकिन सरप्राइजिंगली एमबी बुक करके एक बुक है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं, और हर एक प्रैक्टिस सेट के पीछे कुछ वोकैबुलरी होता है, और वो इतना अच्छा वोकैबुलरी होता है, आप उसको कर लोगे ना एक बार तो आपको लगेगा यार मतलब सब खत्म, मतलब इतना अच्छा दिया हुआ है उसमें। तो इसको आप जरूर से जरूर करिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको करिएगा तो आपका बहुत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिनको एकदम ही नहीं याद होता है, मतलब बहुत मुश्किल होती है याद करने में रिटेंशन के ऊपर, तो आप यूज कर सकते हैं वर्ड पावर मेड इजी, जिसमें कि रूट वर्ड से आपको वर्ड्स बना करके दिखाए गए, तो उससे समझ ज्यादा आता है, रिटेंशन ज्यादा अच्छे टाइम तक के लिए रहती है, ठीक है। अब देखिए आपको करना कैसे है, इसको आपको करना है डेली 1 पेज वोकैबुलरी, ठीक है। 1 पेज का मतलब आगे पीछे दोनों बोथ साइड,
ठीक है, वोकैबुलरी जो वर्ड मीनिंग दी हुई है नीतू मैम के बुक में। उसके बाद 1 पेज ईडियम डेली, 1 पेज सिनोनिम और 1 पेज एंटोनिम। ये अल्टरनेट डेज पे आप करोगे, मतलब एक दिन अगर सिनोनिम किया तो दूसरे दिन एंटोनिम कर लिया। ठीक है, अब इस तरह से करके आपको करना है। अब आपको एक बार में याद नहीं होगा, अब एक दिन में ही 3-4 बार उसको रिवाइज कर लीजिए। 1 पेज जैसे आपने किया तो 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए। अब जब दूसरे दिन आप उसको वापस से पढ़ने जाओगे तो पहले वाले को रिवाइज कर लीजिए। फिर जब तीसरे दिन जाओगे तो पहले दूसरे दोनों दिन को रिवाइज कर लीजिए। तो होगा क्या ना कि पिछले बार वाला इतना बार रिवाइज हो जाएगा कि आपको याद हो ही जाएगा। जब तक आप पूरा कंप्लीट करोगे तब तक देखोगे आपको पिछले वाला सब याद हो गया है, क्योंकि आपको पिछले वाला करने में बहुत कम टाइम लग रहा होगा आगे जाकर के। ठीक है, तो एक बार पढ़ के मत छोड़िएगा उसको। कम से कम आपको ये जो है पूरा का पूरा वोकैबुलरी, पूरा बुक, हर एक बुक, नीतू मैम का बुक, एमबी बुक, ये सब कम से कम 50 बार होना चाहिए टिल एग्जाम। आपको ज्यादा दिक्कत होती तो 100 बार, लेकिन भाई करना है, बहुत बार करना है लेकिन करना है। ठीक है, और बीच बीच में आपको प्रीवियस पेजेस पर ग्लांस मारते रहना है। प्रीवियस नोट्स जो आपने बना के रखे हैं उसको ग्लांस मारते रहना है, तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी, दिमाग से खाली नहीं होने देना है। जितना पढ़ा है वीकली बेसिस पर रिवाइज करते करते दिमाग में सब रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आप प्रीवियस ईयर के टीसीएस पैटर्न में आकर के वहां से सारा वोकैबुलरी ईडियम देख लीजिएगा। आप इतना कर लेंगे ना तो ये तो मतलब धड़ाधड़ हो जाएगा, इसमें आपको टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, आपको 90% 95% आपको सेम ही मिलेगा, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आपका जैसे रिवीजन हो जाएगा इन सब के बाद। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन में। भी बहुत लोगों को दिक्कत रहती है कि भाई कैसे करें, नहीं आता है, समझ नहीं आता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने हर एक वीडियो में इंग्लिश की आपको बता रखा है कि आपको कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने भी वीडियो देखी थी। इंग्लिश में सिर्फ एक ही यही पार्ट था जो कि मुझे टफ लगता था, और मैंने इसके लिए वीडियो देखी थी, क्योंकि मुझे टफ तो नहीं लगता था, मतलब टाइम बहुत लग जाता था, क्योंकि मुझे ट्रिक ही नहीं पता थे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि मनीषा बंसल मैम जो एक नियॉन क्लासेस में मैम है, इन्होंने भाई बहुत ही अच्छा करा के रखा है। ठीक है, आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्ड, ये एकदम सीरीज में उनके चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप टारगेट बनाओ कि आपको डेली 3-3 वीडियो करके आरसी खत्म करना है, डेली 3-3 वीडियो करके क्लोज टेस्ट खत्म करना है, डेली 3-3 वीडियो करके आपको पैराजम्बल्ड खत्म करना। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, बहुत तरह से, मतलब आपको दिमाग में भर देंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का करने में, पैराजम्बल्ड करने में, स्पेशली पैराजम्बल्ड करने में 2-3 मिनट लगता था, वो 12 सेकंड का क्वेश्चन था, 12-13 सेकंड का, मैं उसमें 2-3 मिनट लगाती थी। बहुत को ये काम करते हैं क्योंकि उनको ट्रिक नहीं पता होता है कैसे करना है। तो आप जब उनकी वीडियोस देखोगे ना तो ये ट्रिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत स्पीड में आप ये सब कर पाओगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले बोला कि मूवी की तरह नहीं देखना है, आपको नोट बनाने हैं। नोट भी पूरा क्वेश्चन नहीं कि पूरा क्लोज टेस्ट का आप क्वेश्चन उतार रहे हो, वो नोट्स नहीं होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो ट्रिक्स जो बताएंगी कि हाँ भाई देखो ऐसे ऐसे होता है, कुछ कुछ ट्रिक बताएंगी, जाहिर सी बात है, तभी तो स्पीड हो रहा होगा ना। तो वो ट्रिक्स आपको लिख लेना है, या इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये नोट करिए, भूल जाएंगे, तो वो आपको लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन छापने लग जाए बैठ करके, मतलब ऐसा करते हैं बहुत बुड़बक लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रैक्टिस आपको कहां से करना है, तो टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले बताया, एमबी बुक ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस इसी से की है। मैंने इतना इसको कर लिया था, कम से कम 50-60 बार, मेरे को क्वेश्चन तक याद हो गया था प्रीवियस ईयर का, एकदम क्वेश्चन तक। तो जब क्वेश्चन भी याद हो जाएगा ना, तो उस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आप धड़ाक से उसको आंसर लगा दोगे, फिर आप सोचोगे भी नहीं कि इसमें क्या एरर होगा, क्या होगा, नहीं होगा आपको, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है इंग्लिश में, और इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आप इस बुक को जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला नीतू मैम से तो आपको पूरा पढ़ाना है ही। उसके बाद आपको लगाना है, आपने एक चैप्टर मान लीजिए कर लीजिए, जैसे कि मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। उसके बाद आपको लगाना है सेक्शनल टेस्ट, मतलब वीडियो कर लिया, नोट्स बना लिया, नोट्स रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट उसका लगाना है। ठीक है, उसमें आपका 80 से 85% तक करेक्ट होगा ही होगा भाई, क्योंकि आपने अभी तुरंत किया है तो होगा ही। ठीक है, अब देखिए रिवीजन कैसे करना है। तो इंग्लिश में तो रिवीजन ही होता है भाई, क्योंकि इंग्लिश में भूलने वाली बहुत चीजें, वोकैबुलरी आप भूल जाओगे, ट्रिक भूल जाओगे, ग्रामर रूल्स भूल जाओगे। तो डेली तो आपको पढ़ना है ही, वीकली आपको जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, साथ साथ भी रिवाइज करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने आज पढ़ा तो कल वाला को रिवाइज करना है, और वीकली आपको पूरे वीक का भी रिवाइज करना है बिल्कुल अच्छे से। सिमिलरली मंथली रिवाइज करना है,
और मॉक टेस्ट का आप नोट्स जो बनाओगे, अब मॉक टेस्ट में कैसे नोट्स बनाएंगे ये सब मैं आपको अलग से वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है, बताऊंगी। तो अभी जो आपका नोट बनेगा उसको आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है वीकली बेसिस पर। अब आते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक टॉपिक जो लगता है लोगों को, जीके का। समझ ही नहीं आता कहां से पढ़ें। तो उसके लिए देखिए बहुत ही लिमिटेड कंटेंट इसके लिए आपको रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सिलेबस तो जीके का ही है, क्योंकि इतना इसमें सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर के बैठ जाएंगे तब तो हो गया, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड कंटेंट रखना है। उसके बाद मोस्ट एल्योरिंग सब्जेक्ट है। होता क्या है ना, जैसे आप मान लीजिए जीके का कोई चैप्टर सर्च किए, उसका जस्ट नीचे आ जाएगा विश्व की पहली महिलाएं, ठीक है, उसका जस्ट नीचे आ जाएगा कुछ और। तो होता क्या लगता है ये भी पढ़ ले, हो सकता है ये भी आ जाए, ये भी पढ़ ले, ये भी हो जाए। ऐसे आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। ये जो लालच दे रहा है ना, इसमें नहीं फंसना है। इससे होता है क्या, टाइम वेस्ट, आप आलतू फालतू चीज पढ़ने लग जाते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि आपको इसमें लालच में नहीं फंसना है। आपको बहुत टॉपिक मिलेगा, मत जाइए, जो आपको पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जीके में तो रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भूल जाएंगे, बहुत बार पढ़ेंगे तभी भी भूल जाएंगे, तो इसलिए रिवीजन इसमें आपको करते रहना है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाली हूं कि आपको जीके कैसे कहां से पढ़ना है। तो मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में आप कुछ लोग करेंगे क्या कि अब मौर्यन एम्पायर है तो मौर्यन एम्पायर का अलग से वीडियो देखने लग जाएंगे। फिर कुछ और है तो उसका अलग से, मतलब मान लीजिए कि और अशोका है तो उसका पूरा अलग से वीडियो देखने लगे। अरे इतना नहीं करना होता भाई, एसएससी में, यूपीएससी नहीं है ये। तो आपको करना क्या है ना कि जो निचोड़ वाली वीडियोस होती है, मान लीजिए कि हिस्ट्री का पूरा निचोड़ 8 घंटे में, इस तरह की जो वीडियो होती है आपको उन वीडियोस को देखना है। आप एक दिन में मान लीजिए 1 ही घंटा देखिए, उसका नोट बनाइए, फिर दूसरे दिन दूसरा 2 घंटा दूसरा घंटा देखिए, ऐसे नोट बनाइए। तो होगा क्या कि वो जो निचोड़ देते हैं ना, वो आपको क्रोनोलॉजी में सारी कहानी समझा देते हैं। दूसरा, वो वही चीजें बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी बता देते हैं उसमें, तो वो बेनिफिट ही बेनिफिट होता है। इसीलिए आप हमेशा ही निचोड़ वाली वीडियो देखिए। हिस्ट्री के लिए पॉलिटी का निचोड़, मान लीजिए ज्योग्राफी का निचोड़, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही उसमें मिलती है, आलतू फालतू कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और इसके लिए बहुत अच्छी एक यूट्यूब चैनल मैंने देखा है, जीवी विट मूवर, ये बहुत अच्छा मुझे लगा चैनल। इसमें उन्होंने निचोड़ का सारा करके रखा है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर करके रखे हैं, तो आप इनके चैनल में जाकर के देख सकते हो। अब देखिए आप करना कैसे है जीके। तो मान लीजिए, देखिए आपने वीडियो देखा, मान लीजिए हिस्ट्री का पूरा निचोड़ का एक वीडियो देख लिया, ठीक है, आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ गई भाई, किसके बाद क्या हुआ। ज्योग्राफी में भी वैसे ही होता है, पॉलिटी में भी वैसे होता है, आपको बेसिक समझ में आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे सारी चीजें हैं। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर कवर्ड हो जाएंगे ऑलमोस्ट उसी से, क्योंकि वो पढ़ाएंगे ही वही जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत लिमिटेड कंटेंट वो दे रहे हैं। तो अगर उसको ना एटलीस्ट आप 2 बार देख लो उस वीडियो को, ताकि ना क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में बैठ जाए। एक बार में हो सकता नहीं हो, क्योंकि आप उतने जल्दी नहीं बैठेगा, तो आप उस पूरी वीडियो को कम से कम 2 बार देख लो। इसके बाद क्या करना है, आपको इसके भी नोट्स बनाने हैं। और नोट्स ऐसा नहीं कि आप जो जो पढ़ा रहे हैं पूरा लिखते जा रहे हैं, आपको बहुत ही क्या बोलूंगी मैं, मतलब स्मार्टली नोट्स बनाना है, टू द पॉइंट चीजें रखनी है। ड्राइंग और जो चार्ट होता है ऐसा चीज करके आप यूज करके बनाइए, ठीक है, ताकि आपका मतलब आप देखो और रिवाइज हो जाए, एक मैप बना रहे आपके दिमाग में। तो उस तरह का नोट्स आपको बनाना है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में। उसके बाद इसे आपका ना ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनके ही आपको सिर्फ नोट्स में इंक्लूड करना है। जैसे मान लीजिए कि मेन स्टोरी में जो कोई क्रोनोलॉजी होगी, ठीक है, या किसी का कोई फाउंडर होगा, तो ये सब क्या है कि इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में मान लीजिए कि आप राज्यसभा के ऊपर कुछ कुछ बहुत बेसिक सी चीजें होंगी, तो आप उनको लिख लीजिए पॉइंट वाइज करके, यानी कि पूरा ही लिखने बैठ जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसा पता हो कि राज्यसभा में जो होते हैं 35 जो लीस्ट एज आपकी होनी चाहिए, तो आप ऐसे पूरा मत लिखिए, पूरा आप सिंपली ऐसे लिखिए एज 35, बस खत्म बात। इतना ही करना है, पूरा सेंटेंस बनाने नहीं बैठना है। और आपको ये नोट्स कम से कम 5 से 6, 7, 8 बार रिवाइज करना है, ताकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स बैठ जाए। और ऑप्शन देख करके कम से कम आपको याद आ जाए, इतना करना है, ठीक है। अब आपने मान लीजिए वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, नोट्स आपने 5-6 बार रिवाइज कर लिया। अब आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो बुक है उसको करना। आप इतना कर लोगे ना, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ कर लिया है।
तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। तो किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज बुक आती है, हिस्ट्री के अलग चैप्टर करके बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप उसको कर लीजिए। देखिए आपका रिवाइज हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई, जीके का टेंशन ही खत्म हो गया। इतना ही करना है आपको जीके में। अब उसके बाद सेक्शनल मॉक लगा लीजिए। मान लीजिए मौर्यन एम्पायर आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, न्यू नोट्स रिवाइज कर लिया, प्रीवियस ईयर से मौर्यन एम्पायर के क्वेश्चन कर लिया, अब आप सेक्शनल मॉक्स दे दीजिए मौर्यन एम्पायर का या मॉडर्न हिस्ट्री का या पॉलिटी के किसी चैप्टर का, ठीक है। तो उसमें आपका क्वेश्चन अच्छे से राइट हो जाएगा। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकली बेसिस पर आपको रिवाइज करते रहना। जो भी नोट्स आपने बनाया है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। बीच बीच में रिवीजन करना है, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे। आपको लग रहा है कि भाई मैं भूल रहा हूं, मेरे दिमाग से जा रहा है, बस आप तुरंत रिवीजन कर लीजिए, वेट मत करिए। बस आपके दिमाग से जाना नहीं चाहिए, याद होना चाहिए आपको। इसके बाद जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा एरिया है, वो है करंट अफेयर्स। तो एटलीस्ट आपको 6 महीना का करंट अफेयर्स तो करना ही करना है। मैं करती थी राहुल मिश्रा सर से, क्योंकि मुझे वो बहुत एलाबोरेटली समझाते तो मुझे अच्छा लगता था। और उनके यहाँ पे पीडीएफ और मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ मिल जाएगा। तो मैंने पीडीएफ तो इतना नहीं कराया, मतलब लास्ट में करती थी। मैं डेली वीडियो से देख लेती थी, तो मुझे होता था क्या दिमाग में रह जाता था अगर मैं वीडियो देखती हूँ तो, ठीक है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर में। तो रीजनिंग के लिए मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आपको वीडियोस और एकदम अच्छे से करने की जरूरत है। लेकिन अब रीजनिंग का लेवल क्योंकि अच्छा होने लग गया है, तो आप उन सारे चैप्टर्स की वीडियो जरूर देखें जहां पे आप फंसते हो, या फिर जहां पे कुछ ट्रिक्स लगता है। जैसे कि मान लीजिए सीरीज का क्वेश्चन है या कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो आप बिना मतलब किए आप नहीं कर सकते इसको। तो इसीलिए आपको इसको करना क्या है कि वीडियो देख लेना है, या फिर जो भी चैप्टर आपको फंसते हो। जैसे मान लीजिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो आप तो उसमें फंसोगे नहीं ना, एनालॉजी में तो कुछ देखने लायक नहीं है, तो ऐसे चैप्टर को मत देखो। लेकिन जो भी चैप्टर फंसते हो उस चैप्टर को आप देख लीजिए। इसके लिए आप कोई भी टीचर का देख सकते हो, जरूरी नहीं है, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए आपको इसका भी अगर आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। तो नोट्स में करना क्या कि पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने लग जाना है। जो ट्रिक वो टीचर बता रहे हैं कि हाँ देखो सीरीज में ये ट्रिक जो है आजकल ट्रेंड में ये सब आता है, बस उसको लिख लीजिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बस बात खत्म। तो उसी को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, तो ट्रिक क्या होगा आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये ऐसे होता है। इसके बाद क्या है कि आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, जो कि लेटेस्ट IITCS पैटर्न का, क्योंकि वही अब आता है। क्योंकि पहले के जो क्वेश्चन है काफी इजी होते, तो वो तो आप कर ही लोगे। अब जो क्वेश्चन आने लगा रीजनिंग का, वही आपको करना है जो न्यू पैटर्न का है। तो आप इनिशियली चैप्टर वाइज करना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद आप बाद में रीजनिंग को हमेशा मिक्स्ड करो। तो आप अभी उसको 1 घंटा डेली का दे सकते हो, जो आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया हो, लेकिन बाद में इसको आधा घंटा तक ही देना है, इसको ज्यादा टाइम बाद में नहीं देना है। इसके बाद जो आपने एक चैप्टर मान लीजिए कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए सीरीज की वीडियो देख ली, नोट्स बना लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, आप उसको सेक्शनल टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, आपका अच्छा खासा नंबर आएगा, आप मोटिवेटेड होगे और आगे आप करोगे, ठीक है। फिर रिवीजन भी इसका आपको रिवीजन क्या करना है इसमें, मतलब आपको वही करना है, ट्रिक्स थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन रिवीजन नहीं करते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन आप हमेशा न्यू करो, रीजनिंग में हमेशा न्यू क्वेश्चन करो, ठीक है। फिर आप कोशिश करो कि 2 सेट आप डेली करो, यानी कि 50 क्वेश्चन आप रीजनिंग के इनिशियली डेली करो। सो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एग्जाम पैटर्न कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, मतलब सब कुछ। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको अपने दिमाग में रखना है एकदम अच्छे से। यही वो चीजें हैं जो सब पढ़ने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिलाएगी। तो सबसे पहली चीज, आप कभी भी मॉक मिस मत करो, ठीक है। आप सोचोगे मैं तैयारी कर लेता हूँ, मॉक नहीं देता हूँ, दे दूंगा, आप फेल हो जाओगे, लिख के ले लो, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉक की एनालिसिस। कुछ लोग सोचते हैं सारे चैप्टर कर लिए सब हो जाएगा, आप मॉक भी दे दिया हो जाएगा। मॉक की एनालिसिस नहीं करोगे जब तक उसको ठीक नहीं करोगे, अगर आपकी जहां गलतियां हो रही है आप उसको पॉइंट आउट करके राइट नहीं करोगे, आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसीलिए यह आपको करना ही करना है। आप 100 से 150 मॉक प्री से पहले और कम से कम 100 मॉक्स मेन से पहले लगा के ही जाना है आपको, ठीक है। इसमें आपका सब मतलब इंक्लूडेड है, सेक्शनल टेस्ट हो गया, फुल टेस्ट हो गया, लाइव मॉक हो गया, सब कुछ, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद देखिए आपने मान लीजिए डेली रूटीन बनाया है, और आप हमेशा ऐसा कभी नहीं होता कि आपका 100% आपका अचीव हो जाएगा। अगर आप 80 to 90% भी उसका अचीव कर पाते हो, मतलब आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका 100% कंप्लीट नहीं होता है तो आप डीमोटिवेट मत हो जाओ कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। आप 80 to 90% भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है वो।
इसके बाद देखिए होता क्या है कि जब भी आप प्रिपेयर करोगे ना, पूरी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान बहुत सारे अप डाउन आएंगे। कभी अच्छा होगा, कभी कम होगा। आप भले अच्छे से पढ़ रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन हमेशा आपका अच्छा होगा जरूरी नहीं है। बहुत बार मॉक में नंबर कम आ जाएगा। बहुत चीजों पर डिपेंड करता है ना कि आपका मूड कैसा है, दिन कैसा है, मतलब बहुत चीजों पर। तो आपको करना क्या है कि आपके जब कम आ रहे हो तो आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, ठीक है। आप भले एक दिन का ब्रेक ले लो, थोड़ा मूड ठीक कर लो, लेकिन गिव अप नहीं करना है। चाहे कितना भी कम आ जाए, बार बार कम आ रहा है तभी भी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि एक ना एक दिन अच्छा आएगा अगर आप लगे रहोगे तो, ठीक है। या मान लीजिए कभी बहुत अच्छा आ गया तो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना कि बहुत ज्यादा खुश होकर के आप 2-3 दिन पढ़ो ही मत, अब ऐसा नहीं करना है, ठीक है आपको। तो आपका एक बैलेंस रहना चाहिए। आपका अच्छा आ रहा हो, खराब आ रहा हो, एक बैलेंस्ड आपका मूड बना रहना चाहिए। देखिए बहुत बार ऐसा टाइम आएगा, मेरे साथ भी आया है, कि जो आपको रोना भी पड़ जाएगा। मेरा कभी कभी ऐसा होता था कि 3-4 महीने मैंने तैयारी कर ली थी, लेकिन आ ही नहीं रहा। मतलब 200 में से 90, 100 ऐसे आ रहा था 3-4 महीना। तो मैं एकदम रोने लग जाती थी कि क्या हो रहा है, मेरा तो होगा ही नहीं, पता नहीं कैसा इंटेलिजेंट लोग होता है जिसका हो जाता है। तो ऐसा होगा आपके साथ, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैं करती गई और तो हो गया, ठीक है। गलतियों को एनालिसिस करती गई तो हो जाएगा आपका, ठीक है। लॉन्ग जर्नी है, ये सब होगा, लेकिन आपको डटे रहना है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है कि आपको जो मॉक एनालिसिस है ना, वो मॉक देने के 15 से आधे घंटे के बाद ही कर लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि अब एक दिन छोड़ दे रहे हो या 5 घंटे बाद कर रहे हो। होगा क्या ना उससे कि आपका जो माइंडसेट था, जिसकी वजह से आपने गलत कर दिया था क्वेश्चन, वो आप भूल जाओगे। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे और क्यों अटक रहे थे, आप भूल जाओगे। लेकिन जब आप 15 से आधा घंटा बात करोगे ना, तो आपको याद रहेगा, तो आप उस चीज को सोच समझ पाओगे कि क्यों मेरा गलती हो रहा था, ठीक। अब रेगुलर रिवीजन एज पर योर कन्वीनियंस। मतलब देखिए, पहले तो आप जब शुरू करोगे तो आपको वीकली मंथली रिवाइज करते ही रहना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा आ जाए कि अरे मैं तो वो क्या भूल रहा हूं, मैं तो ये चैप्टर, मतलब मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर तो भूल रहा हूँ, ये मुझे याद नहीं आ रहा है इसका ट्रिक, तो जैसे ही आपको ये लगना शुरू करे ना, आप दूसरे दिन उसको रिवाइज कर लीजिए। मतलब आपका कन्वीनियंस होना चाहिए कि आपको कैसे करना है, ठीक है। जहां आपको लगे उस टाइम ही आप कर लीजिए। तो आप एग्जाम तक तो आपको हर एक चैप्टर 50-50 बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, आप ऐसे करेंगे तो। दूसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लीजिए, दूसरा दिन 2 घंटा पढ़िए, नहीं होगा, ठीक है। आप भले 5 ही घंटा पढ़िए डेली, लेकिन डेली पढ़िए, डेली। आप 1-2 दिन बीच में गैप ले सकते हैं किसी रीजन से, लेकिन आपको जब बहुत मजबूरी हो, ये नहीं कि आप मूवी देखने पार्टी कर लिए चले जा रहे हैं तो उसके लिए गैप ले रहे हैं, ये सब तो पहले ही छोड़ना है, मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेली 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 करना, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो बहुत बड़ा चीज है कि डीमोटिवेशन आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरे प्रिपरेशन में मोटिवेटेड रहो, पूरे प्रिपरेशन में आपको लगे कि भाई मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन आपको डटे रहना है। आपका जब अगर ऐसा टाइम जब भी आएगा, आपको करना क्या है कि आप ब्रेक ले लीजिए एक दिन का, ठीक है। कहीं घूमने चल जाइए, या आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख लीजिए, या फिर आपका अगर कोई अच्छा दोस्त है प्रिपरेशन के दौरान, सिर्फ वही दोस्त होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करता है प्रिपरेशन में। आलतू फालतू दोस्त नहीं होना चाहिए जो आपको बोले चलो चाय पे चलते हैं, चलो मूवी चलते हैं। ऐसा दोस्त तो आपका बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप उनसे बात कर लीजिए, या फैमिली मेंबर में कोई ऐसा हो जो आपको मोटिवेट करता हो, उससे बात कर लीजिए। मतलब गैप ले लीजिए, लेकिन गिव अप नहीं करना है, ठीक है। वापस से करना है, क्योंकि होगा जरूर, ये सब सबके साथ होता है। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं रो देती थी, ठीक है, लेकिन हुआ ना एक टाइम पे आके मेरी ऑल इंडिया रैंक 696 हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हो जाएगी, तो सोचने से नहीं होता, लेकिन डटे रहोगे तो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो, अब सब कुछ मैंने बता दिया। अब एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। मैंने जो गलतियां की थी, जो गलतियों से सीखा था, सब कुछ इंक्लूड करके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये श्योर शॉर्ट सिलेक्शन दिलाएगी ही दिलाएगी अगर आप इसको फॉलो करते हो। या इसमें से कुछ चीजों आपको लग रही है आप नहीं कर सकते, तो आप उसको मॉडिफाई कर लीजिए। लेकिन जो माइंड सेट है इसके पीछे, जो एक पूरा सिलेबस का आइडिया है, वो ऐसा ही है, ठीक है। इसको आपको फॉलो करना है।
और आई एम वेटिंग फॉर योर सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए 2024 में, आप जरूर से जरूर मुझे मैसेज करिएगा, बताइएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी वहां पे फॉलो कर लीजिए, मुझे मैसेज करिएगा। कोई भी दिक्कत हो अगर आपको सिलेक्शन से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे ही करोगे। शेयर जरूर करो जो भी आपको लग रहा हो कि बिगिन करने वाले हैं आप प्रिपरेशन, और सब्सक्राइब करो आगे जो भी वीडियो की नोट्स कैसे बनाना है या मॉक के एनालिसिस कैसे करें, अपने आप को ठीक कैसे करें, ठीक है, ये सब चीज के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। उसके बाद आपने अगर ये वीडियो यहाँ लास्ट तक देखा है, इसका मतलब आपको ये बेनिफिशियल लग रही है, आप इस चीज को फॉलो करने वाले हो, तो जरूर से जरूर लास्ट में लिखो आई विल क्रैक 2024 CGL, ये कमेंट में जरूर से जरूर लिखो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप बिल्कुल तहलका मचा दोगे, आग लगा दोगे, ठीक है। इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और कमेंट जरूर करना। तो हाँ, बाय बाय।